हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 1 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वे सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसका सोल्यूशन कैसे करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट आपको रहना है और इस 25 मिनट में आपका चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अगर एनसीईआरटी बुक का बात करें तो आपका ये मेरे पास पुरानी बुक है। पुरानी बुक के हिसाब से देखें तो एक्सरसाइज 1.1 आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में अगर हम लोग बात करें बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए यानी 2024 के लिए, तो उसमें आपका 1.2 आपके एक्सरसाइज में है जो आपको पढ़ना है। 1.2 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको करना है जो इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस आपको करने हैं और 1.4 भी आपके सिलेबस में नहीं है। यानी पुराने बुक में आपको टोटल 4 एक्सरसाइज मिलेंगी जबकि नए बुक में सिर्फ आपको 2 मिलेगा, 1.1 और 1.2। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए आपके लिए 1.1 तो पुराने बुक के हिसाब से आपके सिलेबस में नहीं है, तो 1.2 आपका जो मिलेगा ये नए बुक में 1.1 के नाम से है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि मैं आपको देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे विथ डिटेल सोल्यूशन, ताकि आपको क्वेश्चंस भी पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और उनका सोल्यूशन आपको कैसे करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1.1 में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत इजी अभी हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। तो इन तीनों क्वेश्चंस को चलिए हम लोग करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 जो पुराने बुक के हिसाब से नए बुक के हिसाब से आपका 1.1 है। पहले क्वेश्चन का मैं एक पार्ट करके आपको बताता हूँ, क्योंकि एक पार्ट जैसे मैं करूँगा जो टफ है पार्ट वो मैं कर देता हूँ, बाकी सारे इजी हैं। तो चलिए एक मैं कोई भी पार्ट रैंडमली उठा लेता हूँ। चलिए मैं 4th पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी आपको इसका क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना। वैसे आप ये प्राइमरी और जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं, बहुत ईजी है। फिर भी चलिए एक मैं करके आपको बता देता हूँ। आपके पास जो नंबर है वो 5005 है। तो सिंपली देखिए अगर इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है तो नॉर्मली जो आप करते आ रहे हो वैसे आपको करना है। अब देखिए 1s के प्लेस पे 5 होता है तो 5 से डिविजिबल होता है, तो 5 से सारे नंबर कट जाएंगे। तो 5 से अगर करेंगे तो 5 1 5 0 0 5 1 5 1001 मिला। अब 1001 को अगर आप ध्यान से देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको प्राइम नंबर से काटना है। यानी 2 से लेकर के 100 तक आप एक तरफ से चेक करते जाइए। पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, तो ये 5 से कट रहा है। नेक्स्ट अगर आप इसको देखेंगे तो ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। आप चेक कर सकते हैं, आपका ये 7 से कटेगा। जब आप इसको 7 से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको ये मिलेगा 7 1 7, 3 0 30, 7 4 28, 7 3 21, यानी 143 आपको मिला। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये 11 से कटेगा, तो 11 1 11, 11 3 33, फिर 13 आ गया, 13 तो प्राइम नंबर 13 से ही कटेगा, 13 1 13। तो इस तरीके से आपका जो फैक्टराइजेशन मिलेगा वो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर 5005 और इसका जो फैक्टराइजेशन मिला आपको क्या मिला, 5 × 7 × 11 × 13, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे पार्ट कर लेने। ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक पार्ट करके बता दिया। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो देखिए बच्चों स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट आपका है, जहाँ पर क्या बोल रहा है कि गिवन दैट HCF 306 657 = 9। दैट मीन्स आपके पास 2 नंबर हैं, एक नंबर 306 है, दूसरा 657 है। इन दोनों का HCF 9 है। बोल रहा है कि फाइंड LCM, हमें LCM बताना किस नंबर का, इन्हीं दोनों नंबर का, 306 एंड 657। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, वो फार्मूला भी आपको मैं बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं, नंबर्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, N1 और N2 मान लेते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डाल लेते हैं। अब हमारे पास देखिए गिवन में क्या है, 2 नंबर्स हैं, तो एक नंबर को हम लोग N1 लिखेंगे। N1 आपके पास कितना है, 306 है। N2 आपके पास कितना है, दूसरे नंबर को हम लोग N2 लिख ले रहे हैं, ये है 657। और हमारे पास HCF गिवन है इन दोनों का, तो
तो HCF आपके पास बेटा कितना है, ये आपका है 9, और LCM आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो LCM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ रही है, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल एक आपके पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी N1 इंटू N2। ये सिंपल सा फार्मूला है, और इस फार्मूले के बेस पे एक क्वेश्चन आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, हो सकता है कि यही वो क्वेश्चन हो। तो देखिए HCF की जगह आप HCF का वैल्यू रखेंगे 9, LCM आपको फाइंड आउट ही करना है, तो इसको आपको सेम लिखना है। N1 का वैल्यू कितना दिया है, 306 दिया है, और N2 का वैल्यू कितना दिया है, 657 हो गया। तो जस्ट लाइक ए लीनियर इक्वेशन मिल गया। तो LCM अगर आपको पता करना है तो 9 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो राइट साइड या कहाँ पर हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन कितना, 9। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान इसका आपका है सोल्यूशन। अब देखिए 9 से इसको चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 7 जा 63, आपका 9 3 जा 27 हो जाएगा, तो आपका ये 73 हो गया। यानी आपको क्या मिला, 306 इंटू 73, और आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आपके पास जो आंसर आएगा 222338 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो LCM मिल गया वो कितना मिल गया, 22,338। तो ये आपका बेटा फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो नेक्स्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर में, वो है क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस, यानी दो ये अलग अलग क्वेश्चन हो गया एक ही में, आर कंपोजिट नंबर। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है कि ये जो है और ये जो है, ये दोनों कैसे कंपोजिट नंबर है। तो देखिए कंपोजिट नंबर होता क्या, सबसे पहले आपको बता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनका हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ प्राइम नंबर वो नंबर होता है इसका फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता। जैसे आपके पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है एंड सो ऑन। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है तो सिर्फ उसको आप 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 है तो 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 7 है तो 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करिए आपके पास 6 आ गया तो आप क्या कर सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए आपका इसका 2 फैक्टर मिल गया, एक 2 मिल गया, एक 3 मिल गया। तो ऐसे नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अगर इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करना है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करके एक सिंगल नंबर में ले आते हैं और उसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर देते हैं और दिखा देते हैं कि एक से ज़्यादा फैक्टर है। अगर एक से ज़्यादा फैक्टर है दैट मीन्स वो क्या कंपोजिट नंबर है। तो देखिए आपके पास ये 2 पार्ट है, तो मैं एक पार्ट करता हूँ, एक पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा साधारण सा इसका सोल्यूशन है। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। तो 7 इंटू 11 इंटू आपके पास 13 है और प्लस 13 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो आपके पास रूल पता है उस रूल से हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग को 7 में 11 का और जो भी आंसर आएगा उसमें 13 का मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर इन तीनों नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप चेक कर लीजिएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1001 और प्लस कितना है 13, क्योंकि सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व किया जाता है फिर प्लस को सॉल्व किया जाता है। रूल आपको शायद पता होगा, सबसे पहले डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। यहाँ डिवाइड तो है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई को सॉल्व किए, यानी इन तीनों मल्टीप्लिकेशन का सिंबल था, मल्टीप्लाई कर लिए, प्लस 13 कर लीजिए। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 1040। तो एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका फैक्टराइजेशन कर लेना। तो फैक्टराइजेशन करना अभी मैं आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 1 जो था, तो क्या आपको करना है 1014 और इस तरीके से आपको इसको क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है। अब देखिए अगर यहाँ पर आपको इवन नंबर दिखे तो ये 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 से काट देंगे, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 हो जाएगा। अब 5000 ये हो गया, सॉरी 507 हो गया। अब ध्यान से अगर देखिए तो ये 3 से डिविजिबल है, आप काट के चेक कर सकते हैं कितना मिलेगा, 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, 2 9, 3 9 जा 27। अब आपको याद होगा, अगर आपको स्क्वायर नंबर लर्न हो तो 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स ये 13 से कटेगा, तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 13 मिलेगा, अगेन 13 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब देखिए हमें यही तो करना था चेक कि इस नंबर का फैक्टराइजेशन करें तो आपको प्राइम नंबर मिलना चाहिए। तो आप देख लीजिए आपको मिल गया, तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं
1014 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो आपके पास जो नंबर है इसका आपने फैक्टराइजेशन किया वो क्या मिला, प्राइम नंबर मिला। लिखोगे क्या, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड पार्ट भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही कर लेना है। तो एक्सरसाइज 1.1 जो पुराने बुक में है, नए बुक में 1.2, इसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले थे, वे हम लोग कर लिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी कर लेते हैं। अगर हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के लिए बात करें जो कि नए बुक में 1.2 होगा, इसमें 3 क्वेश्चंस आपके हैं, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कवर हो जाता है, क्योंकि जस्ट लाइक ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है। तो मैं इसमें 2 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन ही। अगर ये 5 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका पूरी तरीके से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। हमें क्या करना है, देखिए, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में रूट 5 की जगह आपको रूट 2 दे दें, रूट 7 दे दें, रूट 11 दे दें। तो जैसे मैं रूट 5 के लिए सोल्यूशन बता रहा हूँ, आपको वैसे रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 13 जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उन क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको रूट 5 को क्या करना है, रेशनल प्रूफ करना है, सॉरी इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं, यानी हम लोग मान लेंगे उल्टा। यानी हमको अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग मान लेंगे क्या, कि ये रेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या स्टार्ट इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है, हमने मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, तो भाई इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि p/q क्या होता है, रेशनल नंबर है। तो क्या हम लोग इसको p/q के बराबर लिख सकते हैं? तो उसी बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, इफ रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, देन it can be right in the form of p/q, जहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स है। आप इसको लिख सकते हैं where p and q are integers and p and q have no common factor, मतलब p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आप चाहे तो इसको सेंटेंस में आप लिख सकते हैं। देखिए, आपको क्या लिखना है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप इसको डिटेल में लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, वेयर p and q are integers and p and q have no common factor, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है। दैट मीन्स p और q का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर भाई रूट 5 रेशनल नंबर है और p/q भी रेशनल नंबर है, तो क्या रेशनल नंबर के बराबर लिख सकते नहीं? तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, सो रूट 5 इज इक्वल्स टू p/q। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है। तो क्या लिखेंगे, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे। चलिए, बोथ साइड का हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो आपको पता है कि रूट में अगर कोई नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होता है, हट जाता है। तो इसको आप 5 लिख सकते हो। और यहाँ p का स्क्वायर आपका हो जाएगा p स्क्वायर, q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। यहाँ अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिलेगा, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, देन q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 5। यानी हम लोग क्या किए, तो यहाँ मल्टीप्लाई था, राइट साइड हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि p स्क्वायर अपॉन 5 है। p स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब क्या हुआ कि जो p स्क्वायर है वो 5 से क्या है, डिविजिबल है। अब आप याद रखो, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब इसका ये हुआ कि अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे, सिंस p स्क्वायर इज
divisible by 5, so P also will be divisible by 5। मतलब अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो नंबर 5 से डिविजिबल था उसको एक कांस्टेंट के बराबर मान लेना। मतलब इस तरीके से करना है कि मान लेते हैं कि लेट p इज इक्वल्स टू 5k, यानी 5 के साथ एक नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ये कंप्लीट, ये नंबर का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि अगर p 5 से डिविजिबल है तो इसमें अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो, तो वो पूरा नंबर भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका स्टेप है यहाँ पर, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 इसको कर लेते हैं। तो हम लोग अब लेंगे, हम लोग के पास अब क्या आ गया, p इज इक्वल्स टू 5k, तो जहाँ पर p है वहाँ पर हमको क्या रखना है, 5k रखना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास था, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब p का मतलब कितना, 5k है, अब p का स्क्वायर है तो 5k का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5k का स्क्वायर अपॉन कितना है, 5। अब 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर हो जाएगा आपका k स्क्वायर अपॉन 5, यानी अगर 5 से हम लोग इसको डिविजिबल कर दें तो कितना मिलेगा, 5k स्क्वायर। दैट मीन्स आपको क्या मिला, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग k स्क्वायर का बात करें तो आपको क्या मिलेगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा q स्क्वायर, तो q स्क्वायर अपॉन 5 मिल गया। तो सेम वही देखिए इस तरीके का केस मिल गया, p स्क्वायर अपॉन 5 था, यहाँ पर क्या मिल गया, q स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे थे कि अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो क्या सेम वे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि इफ़ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, so q is also डिविजिबल बाई 5। मतलब अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब ऐसा दिखाने से हमें क्या मिला, ध्यान से इस बात को समझिएगा क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमने क्या दिखाया कि p 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा, p में एक कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। हमने क्या दिखाया कि q भी 5 से डिविजिबल है, मतलब q में भी एक कॉमन फैक्टर 5 है। दैट मीन्स p और q में हमें एक नंबर मिला 5 जो दोनों में है। जबकि हम लोग स्टार्टिंग में क्या माने थे कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, p और q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो भाई अगर यहाँ पर कॉमन फैक्टर मिल गया और हम लोग स्टार्टिंग मान के चले कि नहीं है, तो हमने जो माना उसका उल्टा हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं हमारा जो सपोजिशन हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ठीक है, यानी हमने जो माना उसका उल्टा हो गया। तो हमने क्या माना था कि भाई यह एक रेशनल नंबर है, तो उल्टा हो गया तो मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो इसी बात को हम लोग फिर लिखेंगे, विच कॉन्ट्राडिक्ट, एकदम मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, विच कॉन्ट्राडिक्ट टू आवर सपोजिशन, टू आवर सपोजिशन, यानी हमने जो माना उसका उल्टा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि √5 रेशनल नंबर नहीं है, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। सो आप बोल सकते हो कि सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही करने हैं। सेंटेंस आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख सकते हो, बट जो मेन आपका जो तरीका है आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है जो बच्चे पहली बार कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे करके आराम से समझेंगे तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको आई होप समझ में आ जाएगा। चलिए, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसी एक्सरसाइज का, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ताकि एक वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन बोर्ड एग्जाम के लिए हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोल रहे कि प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज एन इरेशनल। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √ 5 एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ये बहुत ईजी वे में आप इसको कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। हमें क्या प्रूव करना है कि 3 + 2 √ 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। तो हम लोग मान लेंगे क्या कि लेट 3 + 2 √ 5 is a rational number, is a rational नंबर। ठीक है, हम लोग क्या मान लिए कि यह एक रेशनल नंबर है। तो भाई अगर यह रेशनल नंबर है तो इसको भी हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। सेंटेंस अब सेम टू सेम लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए बोरिंग ना हो, इंटरेस्टिंग हो, इसलिए मैं दोबारा उसी सेंटेंस को नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ, वही सेंटेंस आपको लिखना है फिर से, वही जो आप पिछले वाले क्वेश्चन में किए हो। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे आप क्या कर सकते हो, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, सिंस इट इज़ अ रेशनल नंबर सो इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी सेम वही सेंटेंस लिखना है जो पिछले क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको P/Q के बराबर लिख देना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 + 2 √ 5 इज इक्वल्स टू P/Q। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको पता है पहले से कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर आप पहले से जानते हो, प्रूव कर चुके हो। तो आपको √5 को सिर्फ लेफ्ट रखना, बाकी सारे नंबर को राइट साइड शिफ्ट करना है। सबसे पहले हम लोग 3 को शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 √ 5 इज इक्वल्स टू P/Q - 3। अब आपको 2 को शिफ्ट करना है तो इधर मल्टीप्लाई है, राइट साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी आपको क्या मिलेगा, √5 इज इक्वल्स टू डिवाइड हो जाएगा तो इसको 1/2 लिख देंगे और इंटू P/Q - 3। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब ध्यान से मेरी बात को आप समझिए और सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। √5 कैसा नंबर है आप जानते हो, रेशनल। अब राइट साइड ध्यान से देखो, 1.2 रेशनल होता, सॉरी 1/2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। P/Q कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। 3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। जब भी आप रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन माइनस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, हमेशा आपको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या मिला, लेफ्ट साइड इरेशनल नंबर, राइट साइड क्या है, रेशनल नंबर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक तरफ रेशनल हो और एक तरफ इरेशनल हो, दोनों आपस में इक्वल हो, बीच में तो इक्वल का सिंबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यहाँ का जो सपोजिशन था वो भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब यह रेशनल नंबर नहीं है, तो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो आप इसी बात को लिख दो, जब भी मैं आपको समझाया। क्या आप लिख सकते हो, सिंपल, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज irrational number while right hand side is a rational number which contradict to our supposition यानी हमने जो माना उसका उल्टा हो गया। तो हम लोग बस सिंपली क्या बोल देंगे, इसका मतलब कि रेशनल नंबर ना होकर कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो आप क्या लिखोगे, सो 3 + 2 √ 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से देखिए इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर ये 5 जो क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में 100% जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे वो आप बिल्कुल कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात और कि ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, ये सोल्यूशन
अपनी वेबसाइट में मैं डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सोल्यूशन आपको डायरेक्ट मिल जाए तो आप लिंक पर क्लिक करके ये सोल्यूशन भी आप अपने पास रख सकते हैं या सेव कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग याद रखिए चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है और अधिकतर पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।